CDSL एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 5 साल में 517% के रिटर्न दिए, लेकिन पिछले 1 साल से वो थम सी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या उसमें जो फ्यूल है वो खत्म हो गया है या फिर पहले जैसा ही पोटेंशियल अभी भी कंपनी में है जो उस तरह के रिटर्न्स आगे भी दे सकती है। क्योंकि देखिए क्या है कि CDSL का बिजनेस लोगों को तो यही लगता है कि ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये कंपनी की बस एक साइड है, लेकिन कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू यहाँ से नहीं आता है, वो कहीं और से आता है। तो यहाँ पर हमने इसे NSDL से कंपेयर भी किया है बिकॉज इनकी डुओपोली चलती है, तो दो ही तो प्लेयर है कुल मिलाकर इस इंडस्ट्री में। और यहाँ पर इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने CDSL के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात की है और सेकंड पार्ट में हमने बात की है कि क्या कुछ पोटेंशियल CDSL में है जो उसको और ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, और उसके जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात की है जो उसे पीछे भी ढकेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, अब कंपनी फिलहाल क्यों स्ट्रगल कर रही है उसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कंपनी ने इतने शानदार रिटर्न्स पिछले 5 सालों में दिए। तो आपको बता दूं कि CDSL जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें कुल मिलाकर 2 ही कंपनीज है, NSDL और CDSL। हालांकि बात यह है कि 1996 से पहले सारी चीज़ें फिजिकल फॉर्मेट में होती थी, शेयर्स आपको फिजिकली मिलते थे, लेकिन फिर डर था कहीं सर्टिफिकेट गुम जाए तो, कोई चोरी कर ले तो इस सारे सिस्टम को 96 में ऑनलाइन किया गया। और इसको ऑनलाइन करते टाइम फिर एक सवाल आया कि अगर हम इसे ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये सारे शेयर्स डिजिटल फॉर्मेट में किसके पास रखे जाएंगे, क्योंकि पार्टी तो कोई ऐसी होनी चाहिए जिसके पास रखे तो फिर वो डर ना हो कि अगर वो भाग जाए तो क्या होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि NSDL को शुरू किया जिसका प्रोमोटर है NSE, और वहां पर आपके जो ऑनलाइन शेयर्स है डिमैटेरियलाइज फॉर्म में उनको स्टोर किया गया। शुरुआत के 2-3 सालों में क्योंकि कोई अदर प्लेयर नहीं था इंडस्ट्री में तो NSDL की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हुई। फिर 1999 में आया CDSL। अब CDSL का प्रमोटर कौन है तो BSE है, लेकिन क्योंकि 3 साल का गैप ऑलरेडी हो चुका था तो CDSL थोड़ा पिछड़ गया था और ये गैप भरते भरते CDSL को 2019 तक का टाइम लग गया। फाइनली 2019 में CDSL ने NSDL को पीछे छोड़ दिया और CDSL बन गया नंबर 1 प्लेयर। देखिए, इंडिया के जो डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर हैं जो कम कमीशन आपसे चार्ज करते हैं और मेनली ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हैं, उनकी डिमांड पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट जब से ऑनलाइन KYC शुरू हुई उसके बाद इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद जो ICICI सिक्योरिटीज़ नंबर 1 पर हुआ करता था वो पीछे चला गया और फिर जीरो था, ग्रो, अपस्टॉक्स और एंजल वन, इन जैसे प्लेयर टॉप 4 पोजीशंस पर आ गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं ये सारे CDSL के पास हैं, यानी जितने भी डीमैट अकाउंट्स इनके पास ओपन हो रहे हैं उन सारे लोगों के शेयर CDSL के पास स्टोर हो रहे हैं। अब इसके बदले में CDSL आपसे एक चार्ज करता है जिसे कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये डायरेक्टली आपसे चार्ज नहीं किया जाता, ये चार्ज किया जाता है ब्रोकर को और फिर ब्रोकर आपसे वो चार्ज करता है। और फिर जनरली मोटा मोटी लोगों को लगता है कि यही CDSL का मेन बिजनेस है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए जो मार्केट शेयर का जो डेटा हमने देखा 72% का, वो क्लियर पिक्चर नहीं देता है। तो क्लियर पिक्चर एग्जैक्टली कहाँ से मिलती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लियर पिक्चर एग्जैक्टली आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हमें CDSL के बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, CDSL का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो ऐसे स्ट्रीम से आ रहा है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। देखिए, होता ये है कि जो भी कंपनी डिसाइड करती है कि हमें अपने शेयर्स ऑनलाइन करने, तो शेयर्स ऑनलाइन करने का एक ही जरिया है, या तो आप CDSL से वो ऑनलाइन करवाओ या फिर NSDL से। और इसलिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होनी ही चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपके फिजिकल शेयर्स हैं, उन्हें आपको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, आप NSDL या CDSL से उसे कर सकते हैं और फिर उस ऑनलाइन शेयर्स को लोगों को बांट भी सकते हैं। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। तो ऐसे में जो भी कंपनीज अपने शेयर्स को NSDL या फिर CDSL के जरिए डीमैटेरियलाइज करती है यानी ऑनलाइन करती है, तो उनको सालाना एक फीस पे करनी होती है। इस फीस को कहा जाता है द एनुअल इश्यूअर चार्जेस, और इसके लिए उस कंपनी को हर महीने CDSL या NSDL जहाँ पर भी उन्होंने शेयर्स को डीमैटेरियलाइज किया है उनको सालाना एक फीस पे करनी होती है। अब ये फीस कितनी है, तो जितने भी शेयर्स को आपने डीमैटेरियलाइज करवाया उनकी नॉमिनल वैल्यू अगर 5 करोड़ तक है तो उस कंपनी को साल का 9,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो डीमैटेरियलाइज शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो आपको 22,500 देना पड़ेगा। और इस तरह अगर उनकी वैल्यू 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उस कंपनी को 75,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और ये जो सारे चार्जेस हैं ये सेबी ने फिक्स करके दिए हैं, यानी NSDL अपने मन से चार्जेस नहीं लगा सकती, ना ही CDSL। जो फिक्स चार्जेस है उसी में उन्हें ऑपरेट करना है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों भी सेम चार्ज कर रहे हैं तो किसके पास ज़्यादा वैल्यू की कस्टडी है। तो आपको बता दूं कि CDSL के पास सिर्फ 11.6% की कस्टडी वैल्यू है और बाकी बची हुई 88.4% की वैल्यू है वो है NSDL के पास। अब यहाँ पर ये नंबर देखकर आपको लगेगा कि इस कस्टडी के जो मेन गेम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू CDSL कमा रही है, वहाँ पर तो मार्केट लीडर NSDL है, लेकिन ये असली पिक्चर नहीं है। देखिए, इतना कम शेयर होने के बावजूद भी CDSL लगभग उतना ही कमाता है जितना NSDL कमाता है। तो इसका रीज़न क्या है?
कि देखिए NSDL के पास कुल मिलाकर 40,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है जिन्होंने अपने शेयर्स डीमैटेरियलाइज किए। उसमें से 35,000 कंपनीज ऐसी है जो लिस्टेड ही नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज है, और 5,000 लिस्टेड कंपनीज है। अगर मैं CDSL की बात करूँ तो CDSL में ये नंबर सिर्फ 20,000 है, यानी नंबर यहाँ पर भी आधा है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी डीमैटेरियलाइज शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 1 लाख करोड़ है और कोई ऐसी कंपनी है जिसकी डीमैटेरियलाइज शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 21 करोड़ है, दोनों में NSDL या CDSL को 75,000 रुपीज़ ही मिलेंगे। यानी वैल्यू में तो कितना फ़र्क है, बट पैसा उतना ही मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ यह है कि NSDL के पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं जिनकी जो नॉमिनल वैल्यू वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको ये फिगर बड़ी दिख रही है। वही CDSL की बात करें तो CDSL के पास एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस बिजनेस स्ट्रीम की आपको बता दूं कि ये एक सालाना फ़ी है, यानी CDSL को कुछ नहीं करना है, सालाना ये फ़ी उनको आती रहेगी। अगर और कंपनीज उनके जरिए शेयर्स को डीमैटेरियलाइज करती है तो उनकी जो इनकम स्ट्रीम है वो यहाँ से भी आगे बढ़ सकती है। और आपको बता दूं कि इस स्ट्रीम से भी कंटिन्यूसली इनकम उनका बढ़ रहा है। इसके बाद इस बिजनेस सेगमेंट से CDSL का जो आने वाला रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम एनुअल इश्योर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू वाइज CDSL का जो मार्केट शेयर था वो 36% था, अभी 3 साल बाद वो बन गया है 47%। यानी लगातार यहाँ से आने वाला जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है ट्रांजैक्शनल चार्जेस। अब यहाँ से कंपनी का 22.9% रेवेन्यू आता है। पिछले साल करीब 127 करोड़ रुपीस CDSL ने ट्रांजैक्शनल चार्जेस के जरिए कमाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है उसके पास आखिरी 4 दिन बाकी है। उसके पास कोर्स की प्राइस बहुत बढ़ने वाली है, तो इस प्री बुकिंग ऑफर का जरूर फायदा ले। इस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना और एनालाइज करना है, यहाँ से लेकर किसी कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, और जो कंपनी फ्रॉड से रिलेटेड जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन जैसी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है। और इस प्री बुकिंग में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। 5 डेज नो क्वेश्चन रिफंड पॉलिसी के साथ ये कोर्स आता है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपको कभी भी किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के टिप्स पर, ना किसी के रिकमेंडेशन पर। अगर आपको आगे चल के कोई ये भी बोलता है कि अरे ये शेयर अच्छा है ये ले लो, तो आप अपने एनालिसिस से कुछ ही टाइम में उनको बता पाओगे कि वो कंपनी सही में अच्छी है या फिर नहीं। तो इस ऑफर को मिस मत कीजिए, बस आखिरी 4 दिन बाकी है। अब जैसे कि हमने पहले ही बात की कि ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स CDSL के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूस बेसिस पर यहाँ से रेवेन्यू कंपनी का बढ़ ही रहा है। बट जैसे कि हमें पता है कि कोविड के बाद जो अचानक से बूम आया था वो अभी उतनी स्पीड से तो नहीं बढ़ेगा। फिर भी हर महीने अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में हर महीने लगभग 20 लाख डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, और उसमें से लगभग 70% जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो खुल रहे हैं CDSL के पास। और इसी वजह से जो ट्रांजैक्शनल चार्जेस है फ्यूचर में, वो मुझे लगता है कि उसमें डबल डिजिट ग्रोथ तो ईजिली होगी, 15 to 17% की। तो 3 साल पहले जितने भी ट्रांजैक्शनल वैल्यू इंडिया में पे की जाती थी उसकी 41% CDSL के पास जाती थी। अब ये शेयर और भी बढ़ गया है और अब बन गया है 55%। यानी इंडिया में जितने भी लोग शेयर सेल कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो जो भी DP चार्ज वो दे रहे हैं उसका 55% अमाउंट सीधा CDSL के पास जा रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। उसके बाद CDSL का लगभग 15% जो रेवेन्यू है वो आता है ऑनलाइन डेटा चार्जेस से, यानी ये KYC का भी काम करते हैं, और आपका जब डेटा फेच करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका अलग से चार्ज करते हैं। तो लगभग 84 करोड़ रुपीज़ इन्होंने यहाँ से पिछले साल कमा लिए हैं। अगर इस KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी बिजनेस की बात करें तो उसमें भी CDSL के पास 65% का मार्केट शेयर है, जो कि 5 साल पहले 60% था। यानी अगर आप हर एक चीज़ देखें तो हर एक चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है। एक भी चीज़ आप यहाँ पे नहीं देखोगे कि जिसमें मार्केट शेयर गिर रहा है या फिर बिजनेस गिर रहा है। हर एक चीज़ में कंपनी आगे, और फिर कंपनी का जो बाकी रेवेन्यू है वो IPO, राइट इशू, इन जैसी चीज़ों से आता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हर एक सेगमेंट में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है, NSDL को पिछाड़ रही है, तो फिर कंपनी की शेयर प्राइस स्टक क्यों हो गई है? कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 सालों से क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर कंपाउंडेड सालाना परसेंटेज की बात करें तो NSDL की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 15% है कंपाउंडेड सालाना, और CDSL की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंपाउंडेड सालाना 25% है। अब CDSL की जो ग्रोथ है ये 25% पहले नहीं थी, ये लगभग 17-18% चल रही थी। लेकिन कोविड की वजह से हुआ ये कि अचानक से शेयर्स की डिमांड बढ़ गई, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला उन्होंने ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ डीमैट अकाउंट खोला, और वो सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स यहाँ पर CDSL के साथ काम करते हैं। अब इसकी वजह से हुआ ये कि अचानक से कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट हर 2 साल में डबल होने लगी, जो कि कंपनी की उससे पहले की ग्रोथ नहीं थी। यानी कि जो ग्रोथ आई थी वो टेम्पररी थी, वो परमानेंट नहीं थी। कंपनी की जो कंटिन्यूस ग्रोथ थी उसके पहले वो 15-17% की थी। अब यहाँ पर ये टेम्पररी चीज़ें होने के बाद अब कंपनी फिर से वापस अपनी लाइन पर आई है।
तो यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन जो होने चाहिए वो भी 15-17% की ग्रोथ के होने चाहिए, ना कि 2020-21 जैसी एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ की जैसे कि 25-27% के। तो अगर आपने यहाँ पर सीडीएसएल का बिजनेस अच्छे से समझा हो तो सीडीएसएल की दो साइड्स है। पहली है रिकरिंग बिजनेस की, यानी इशूइंग चार्जेस हैं, कुछ करो ना करो आराम से आ रहे हैं, यानी वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि बिजनेस ऐसा हो कि कोई गधा भी चला सके। तो ये उसी कैटेगरी का आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इशूइंग चार्जेस है वो हर साल आते रहेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हैं। आपको केवाईसी में भी आपका मार्केट बना हुआ है और जिन ब्रोकर के साथ आपने ऑलरेडी टाई अप किया है डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, वहाँ से भी बिजनेस आ ही रहा है। तो बिना कुछ किए द कंपनी इज डूइंग वेरी वेरी गुड। यहाँ से और कुछ एफर्ट्स मार दी है तो और चीज़ें बेहतर हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ में हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर लगातार बढ़ ही रहा है। अब ये अचानक से तो ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे 15-17% की ग्रोथ यहाँ से भी आपको लगातार आगे दिखती रहेगी। और वही दूसरी तरफ कंपनी का जो सेगमेंट आता है वो है नॉन रिकरिंग बिजनेस का, यानी हर महीने कंटिन्यूस बिजनेस नहीं आएगा। कुछ स्पेशल होता है तो ही ज़्यादा अकाउंट्स खुलेंगे, कुछ स्पेशल होता है तो ही ज़्यादा केवाईसीज होगी, अदरवाइज ठीक ठाक परसेंटेज से ही डीमैट अकाउंट खुलते रहेंगे और वही ग्रोथ आपको मिलेगी। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो आधा बिजनेस है वो साइक्लिकल है। अचानक से कुछ बुल मार्केट आ गया तो ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, उन ज़्यादा डीमैट अकाउंट से कंपनी का ज़्यादा पैसा बनता है, केवाईसी से भी और वो डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखने से भी। और कंपनी का जो आधा बिजनेस है उसे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है, लगातार इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। बट इसकी एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। इस कंपनी की प्रॉब्लम है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर डेटा रिवील नहीं करता है। इनके लगभग हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कई सारे सवालों को ये बोल के रिजेक्ट किया जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये हम नहीं बता सकते। वहीं पर एनएसडीएल ये सारा डेटा रिवील करती है टाइम टू टाइम। अगर आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें चेक करोगे तो आपको ज़्यादा ही डेटा मिलेगा। अगर आपको एनएसडीएल को एनालाइज करना है तो आपको उसका भी डेटा बहुत ज़्यादा मिलेगा। सीडीएसएल का बहुत टफ है, बहुत टाइम लगा हमें ये रिसर्च करने में, क्योंकि सीडीएसएल उतना ओपन नहीं है, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर काफ़ी सारा डेटा ये शेयर नहीं करते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सीडीएसएल आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रिवील भी करेगी, ताकि उसके बेसिस पर ही तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड डेटा ही नहीं है तो किस बेसिस पर प्रोजेक्शन करेंगे, किस बेसिस पर एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल अगर इस बिजनेस की बात कीजिए तो नो ब्रेनर बिजनेस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबको पता है कि डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ने ही वाली है, तो डीमैट अकाउंट होंगे तो केवाईसीज होंगी, डीमैट अकाउंट होंगे तो शेयर्स भी खरीदे जाएंगे, शेयर्स खरीदे जाएंगे तो वो रखे भी जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्काउंट ब्रोकर के बाद से खोले जाएंगे। तो एक नो ब्रेनर बिजनेस है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मॉडल है। बट यही है कि जो ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में हुई वैसी ग्रोथ आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से चलते हैं, ये चीज़ें समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होगी। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पर कंपनी का दिखता है। तो अगर आप सीडीएसएल के इन्वेस्टर हो तो आप भी बताइए आपको क्या चीज़ सही लगती है सीडीएसएल की, क्यों आप बुलिश या बेरिश हो सीडीएसएल पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सीडीएसएल के इन चीज़ों के बारे में सबको पता चले। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए पसंद आया तो यूट्यूब को पता चलेगा कि चलो फिनोवेशंस वालों ने कुछ अच्छा बनाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जाते जाते हमारी प्री बुकिंग ऑफर को मिस मत कीजिए। और हाँ, कोई भी बिगिनर इस कोर्स को ले सकता है।